तो अमेरिका से लड़ाई के बीच में क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और इसके पीछे की वजह यह है कि ईरान में एक भूकंप आई है जिसकी तीव्रता 4.3 थी और रिक्टर पैमाने पर। हालांकि इसको लेकर के जो कुछ रिपोर्ट्स में यही आई है कि ईरान ने चुपके से ये परमाणु जो परीक्षण किया है, लेकिन जो एक्सपर्ट बताते हैं, विशेषज्ञों का कहना यह है कि ये परमाणु परीक्षण का नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए नॉर्मली जो होता है रिएक्टर स्केल पे उसकी जो तीव्रता होती है वो 6-7 के आसपास में आती है, मतलब 5 से ऊपर होती है और 7 के बीच में होती है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह के परमाणु परीक्षण किए गए हैं। लेकिन शक के दायरे में ईरान तो है ही, क्योंकि लगातार ईरान इस चीज़ की बात दावा भी कर रहा था और कह भी रहा था कि वो कुछ दिनों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर भी वो परमाणु परीक्षण कर लेगा। और जहाँ तक रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास जो यूरेनियम संवर्धन जो था वो 60-70% ऑलरेडी वो उसके पास थी, तो कैपेसिटी तो उसके पास है। और अभी कुछ दिन पहले भी संजय जी एक रिपोर्ट से भी आई थी कि अभी जितने यूरेनियम उसके पास है, संवर्धित यूरेनियम है, उससे वो 10 परमाणु बम तो बना सकता है। तो अगर शक की अगर सुई अगर ईरान की तरफ होती है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई चल रही है, अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान अकेले उसकी इस लड़ाई को झेल भी रहा है, उसका साथ देने कोई नहीं आया, रूस और चीन भी नहीं आ रहा। ऐसे में जब डू और डाई की स्थिति आती है और आदमी जब लगता है कि मौत अपने पास ही आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी कर सकता है। इस बात को डर तो है ही, पूरी दुनिया को इस बात का डर है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ र्यूमर है या फिर इसको लेकर के ये बातें होनी नहीं चाहिए। ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं पर एक लग रहा है कि ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार तो दिख रहा है। नहीं, देखिए ये बात सही है कि परमाणु विस्फोट जब होता है या परमाणु बम का परीक्षण जब होता है तब भूकंप आता है, ये बात एकदम पक्की है। लेकिन ईरान जिस एरिया में ये भूकंप आया है वो एरिया, ये कहा जाता है ईरान का गारोस एरिया है, उस एरिया के बारे में कहते हैं कि वो भूकंप प्रोन एरिया है, वहां पे लगातार भूकंप आते हैं। ये तो एक चीज है, लेकिन युद्ध के बीच में चूंकि भूकंप आया है, इस पे बहुत ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। और रही बात यह है कि विशेषज्ञ अगर कहते हैं कि अगर कहीं परमाणु बम का परीक्षण हो रहा है तो भूकंप की तीव्रता 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, ये भी शायद मुझको लगता है ठीक नहीं है। अगर आप हल्का छोटे परमाणु बम, अगर आप 1 किलो 2 किलो वाले परमाणु बम का परीक्षण करते हैं तो वहां पर तीव्रता 4-5 के आसपास आएगी। इससे ऊपर के अगर आप करते हैं तो फिर 5 से लेकर 7.5 तक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तकनीकी सवाल यही है कि क्या ईरान ने ये एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, क्योंकि देखिए 60 उसके पास ही मान लीजिए, तो आपको इंटरवीन कर रहा हूँ, उसके पास कैपेसिटी नहीं है भी हो, चीन और रूस खुल के सामने ही नहीं आ रहे हैं, उत्तर कोरिया भी है, हो सकता है इन देशों में से किसी ने मदद कर दी हो। नहीं, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसा हो सकता है। और ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइलों पर ये परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, लगा करके विस्फोट कर सकता है। लेकिन देखिए आजकल की दुनिया इतनी ज्यादा एक तरह से मतलब आपके मानिए कि क्लोज वॉच हो गई है कि ऊपर घूमते हुए तमाम सैटेलाइट्स हर गतिविधि की जानकारी देते हैं। ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि उत्तर कोरिया, चाइना, रसिया या किसी भी देश ने उसको ये टेक्नोलॉजी दी है और उसके पास ये पहुंचा है। और अगर तब भी उसके पास पहुंच गया है तो आप ये मानिए कि अमेरिका और इजराइल की जासूसी में या तमाम निगरानी में कहीं कोई गफलत हो गई है। लेकिन हकीकत यही लगती है कि ऐसा हुआ नहीं होगा। ये केवल एक भूकंप है। हाँ, अगर हुआ होगा उस कंडीशन में ये बात सही कि अगर हुआ है तो ईरान ने एक संकेत दिया है कि युद्ध के बीच में कि हमारे पास भी ये शक्ति है और आप संभल जाओ, नहीं तो इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ होगा। खैर, इस तरह के कई साइकोलॉजिकल गेम भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा संजय जी बता रहे थे कि जो सैटेलाइट सिस्टम है और बाकी जो जिस तरह से निगरानी रखी जा रही है, ये निगरानी तो अमेरिका भारत पे भी रख रहा था। तब भारत ने भी 1998 में परमाणु परीक्षण कर लिए थे, अमेरिका को भनक तक नहीं लगी तमाम सैटेलाइट और तमाम चीज़ों के बाद भी। और नॉर्थ कोरिया को भी बहुत कोशिश की थी अमेरिका ने रोकने के लिए, कि नॉर्थ कोरिया भी अल्टीमेटली परमाणु बम उसने भी हासिल कर लिया। तो ये कोई बड़ी इसमें कोई अजूबा नहीं होगा। अगर ईरान अगर परमाणु बम अगर वो बना लेता है तो इसमें कोई अजूबा वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। पहले भी ऐसे होते रहे अमेरिका के नहीं चाहने के बाद भी, और ईरान भी अगर हासिल कर ले तो अजूबा वाली बात तो नहीं है। लेकिन
जो हालात वहाँ के भी ये दिख रहे हैं कि अभी आपने जैसा आपको पता ही है कि खामनेई और जितने टॉप कमांडर थे उसको मारने का दावा पहले से इजराइल कर लिया है। इजराइल ने आज ये भी दावा किया है कि जो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट का जो घर है, जो आवास है, वहाँ उसको भी हिट किया है। और लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी इसमें चल रही है कि जो खामनेई के बेटे हैं अभी तक वो कहीं पब्लिक में दिखे नहीं है। खामनेई की मौत के बाद भी किसी तरह का जनाजा या उनको दफनाने कहीं किसी तरह से कोई भी वो नहीं आई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि खबरों में यही बताया गया है कि इजराइल के हमले में खामनेई के बेटे जिनको उत्तराधिकारी बनाया गया था वही मारे गए हैं। इस बात को लेकर भी तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन हालांकि इसको कंफर्म कोई भी नहीं कर रहा। कंफर्म नहीं है। और देखिए अगर ऐसा हो रहा होता तो अमेरिका और इजराइल ने जैसे अब तक के तमाम जो वहां पे लोग मारे गए हैं उसको कंफर्म किया है, वो तुरंत कंफर्म कर देते हैं। इसका मतलब आप साफ माने, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है कि न केवल उन्होंने खामनेई को मारा बल्कि उसकी फोटो भी खींच ली। तो आप सोचिए उनकी जो तकनीकी है कितनी उन्नत है। तो अगर ये उनका बेटे को मार दिया होता तो उसकी तस्वीर भी सामने आ गई होती। ऐसा अभी लगता नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है। लेकिन ये जरूर लगता है कि इजराइल का जो इतिहास रहा है कि अगर वो अपने दुश्मन किसी को मानता है और अगर वो दुश्मन मारा जाता है अगर, तो उसकी जो भी उत्तराधिकारी होते हैं उसको भी इजराइल छोड़ता नहीं है। हमास को लेकर के देखिए, लेबनान को लेकर देखिए कि जो उसके वो बनते गए, हेड बनते गए, सबको इन्होंने मार दिया। तो अब जिस तरह के मूड में इजराइल है वो ईरान को इतना तो पंगु बना देना चाहता है कि भविष्य में उसके लिए कोई उस पर खतरा ना आए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि इजराइल के पास इतनी उन्नत टेक्निक है कि जैसे ही ईरान का 2 फाइटर जेट रनवे पर आते हैं, रनवे पे वो स्टार्ट करते हैं, इजराइल की मिसाइल आती है और उनको खत्म कर देती है। तो ये जाहिर सी बात है कि उनके तमाम जो सैटेलाइट्स हैं, तमाम जो टोही टीम है, तमाम जो जासूस हैं, वो पल पल की खबर दे रहे हैं। और उनका जो सिस्टम है, अवाक सिस्टम, जो मिसाइल जो मार करता है, वो बहुत आगे है। और जिस तरह का ऑपरेशन हुआ उससे साफ दिख रहा है कि जो CIA और मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो काफ़ी ईरान के काफ़ी अंदर तक घुस गए हैं। क्योंकि जो खामनेई पे जो अटैक हुआ है वो बिना किसी कहते हैं ना कि बिल्कुल डायरेक्ट इनपुट को हो नहीं सकता था। ये ऐसा नहीं था कि सैटेलाइट का वो तो देखिए कहा भी आ रहा है कि जो उनका इनर सर्किल था, उस इनर सर्किल में ये जासूस घुस चुके थे। CIA के जासूस जो हैं उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों को ये सूचना दी कि ये एक जगह इकट्ठे होने वाले हैं। और उसके बाद उन्होंने तुरंत बिना समय गंवाए उसी ठिकाने पहले मौके, जैसे पहला मौका मिला, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बाद में जिस तरह की तैयारी थी इजराइल की, वो ट्रैक डाउन बाद में उनको करना था। जैसे उनके प्लान के हिसाब से खामनेई का जो पता बाद में चलना था, लेकिन शायद वो उनको पहले ही चला गया तो ये प्लान को थोड़ा प्रीपोन किया गया। जिस तरह के इनपुट्स आ रहे थे तो उन्होंने प्रीपोन करके इस हमले को अंजाम दिया। और आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका लगातार, मुझको लगता है पिछले कुछ दिनों से तैयार रहे होंगे कि तुरंत हमको अलर्ट मोड पे हमेशा रहना है। जैसे ही सूचना आएगी हम उस पर तुरंत मिनटों में, सेकंडों में उस पर रिएक्शन देंगे। हम आप जब कड़क बात में लगातार इस बारे में बात कर रहे थे, हमने लगातार इस बात को कहा भी, तब भी हम यही कह रहे थे कि ईरान के खिलाफ जो मुहिम जो अमेरिका का चल रहा है इसमें वो खामनेई था, ये ईरान का खामनेई थे। और लगातार हम बोल भी रहे थे। और जिस तरह के हालात बने थे हमने कहा भी था कि लगता है कि उन्होंने ट्रैक डाउन कर लिया है, इसीलिए चुपचाप बैठे हुए मौके की तलाश में है। और वो बात सही भी निकली कि वो उन्होंने खामनेई को ट्रैक डाउन कर लिया और खामनेई को। लेकिन अब जो स्थिति ये बनी हुई है ना कि ये युद्ध जो है जितना आसान लग रहा था, जितना खत्म होने, एक समय शायद अमेरिका और इजराइल को आभास ये हुआ होगा कि उन्होंने खामनेई को खत्म कर दिया, सारे टॉप कमांडर मार दिए, तो बाकी जो ईरान के लोग हैं सरेंडर कर देंगे। लेकिन जिस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है या अभी भी एक तरह से फ्रंट फुट पर आगे आगे खेल रहा है, उससे लग नहीं रहा है कि ये इतनी आसानी से ये युद्ध खत्म होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होने वाला है। और दूसरा देखिए एक चीज़ और भी है जो आप देखिए अखबारों में रिपोर्ट्स भी आई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर कह रहे हैं कि केवल हवाई हमलों से कोई बात नहीं बनेगी जब तक आप जमीन पर अपनी बढ़त को नहीं लेते हैं। और ये बात भी सही है, जब तक सेना जमीन पर नहीं आती है, उनकी नहीं घुसती है, तब तक वो वहाँ पे कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पाएंगे। ईरान में ये बात सही है कि वो पूरी की पूरी एक चैन है, एक की डेथ होगी दूसरा उसकी जगह लेगा। पिछले साल में तो इजराइल ने उनके बहुत सारे टॉप कमांडर से मार दिए थे, फिर से उनका सब कुछ खड़ा हो गया। उसका असर नहीं पड़ा, एक के बाद एक वो जगह लेने वाले लोग तैयार हैं वहाँ पर। तो हाँ, लड़ाई मुझको लगता है ये लड़ाई वहां भी आएगी जब अमेरिका और इजराइल की सेनाएं, थल सेनाएं अंदर भी प्रवेश करेंगे, तब बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर वो ऐसी स्थिति आएगी संजय जी, तो फिर समझिए कि ये भयावह होने वाला है। और बिल्कुल जो हम बार बार बात करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो खतरा है वो कभी भी। और अभी भी आप देखिए कि अमेरिका ने खाड़ी के तमाम देशों को जो अपना सुरक्षा अम्ब्रेला दे रखा था, उसका क्या मतलब रह गया?
एक्सपोज हो गए, सऊदी अरब सारे में expose हो हमले गए। हो रहे हैं, उनकी इमारतें, तेल की फैक्ट्री, संयुक्त अमीरात में इसी तरह से तमाम जगहों पे हो रहे हैं। कौन सी सुरक्षा है, वही कौन सा बहरीन अम्ब्रेला है? में, बिल्कुल, कुवैत में कोई जगह बिल्कुल। बचा नहीं है, तो तो सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ईरान अभी पूरी तरह से घिर चुका है और ईरान के लिए बचना मुश्किल जरूर है, लेकिन ईरान जाते जाते जैसे ऐसा लग रहा है कि उसने कसम खा रखी है कि वो बाकियों को भी तबाह करके जाएगा। और जो इसमें हॉर्मुज का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद किया गया, वहाँ भी उसकी वजह से जो बाकी व्यापारिक जो इश्यूज आने वाले हैं, खासकर सऊदी अरेबिया जैसे देश को, जहाँ 90% जो उनका ऑयल है उसी रास्ते से जाता है, हॉर्मुज के रास्ते से जाता है, और चीन, भारत जैसे तमाम देश हैं उनको भी काफ़ी से नुकसान होने वाला है। तो ये एक दूसरा पार्ट है इस युद्ध के अलावा। इसके लिए, इसकी वजह से बाकी जो देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं वो नहीं चाहेंगे कि युद्ध लंबा खींचें, लेकिन ईरान जो है वो अभी भी सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो लगातार लड़ाई कर रहा है और अमेरिका और इजराइल के हमले का अकेले और मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। अब उसके पास, आप सबको पता ही है कि उसके पास इतनी मिसाइल हैं जिसका वो लगातार इस्तेमाल कर रहा है, जिससे और स्थिति तेजी से मिसाइलें बना भी रहा है ना। धर्मेंद्र जी, मतलब हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मुझको याद आ रहा है कि अमेरिका ने वियतनाम में 60 के दशक में केवल इसलिए हमला किया कि ये देश कहीं दूसरे देशों के, इसके आसपास कॉमरेड देश हैं, साम्यवादी देश हैं, साम्यवादी रंग न चढ़ जाए। वहाँ पर 15 साल युद्ध चला, अमेरिका ने उस देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन वो ऐसा देश था जहाँ अमेरिका को हार मान के लगभग बाहर निकलना पड़ा। वैसे आपने उसका नाम, वियतनाम का नाम लिया, अगर ये ट्रैक रिकॉर्ड अमेरिका का हमेशा रहा है, जहां जहां अमेरिका ने इंटरवीन किया, बेशक वो देश बर्बाद हो गया हो, लेकिन अमेरिका की वो फिर फाइनली दाल गनी लिया, चाहे लिबिया हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, ये सारे वो देश हैं जहां अमेरिका घुसा अंदर जरूर, देश सारे बर्बाद हो गए। ये सारे देश जितने थे एक जमाने में बहुत ही उन संपन्न देश थे, ये बर्बाद तो जरूर हो गए, लेकिन अमेरिका को भी वहां से अल्टीमेटली उन जगहों से भागना पड़ा, वहां से जो चीजें, वहां के हालात इतनी खराब हुई कि वो करना पड़ा। और ईरान उनके लिए शायद ये पूरी कड़ी में सबसे मुश्किल जो कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल ईरान में ही होने वाला है। तो पता नहीं कि अब आगे अमेरिका क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, इजराइल आगे क्या करता है, लेकिन फिलहाल ये है कि युद्ध जारी है और ईरान अभी भी इस तमाम उनके बड़े बड़े लीडर के, उनकी मौत के बावजूद भी फाइट कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। अब आगे अमेरिका इजराइल क्या करेंगे ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।